नमस्कार, मैं हूं अरविंद। वेकअप जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। तो अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ बने रहेंगे और खबरों की दुनिया के हर फील्ड की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे जो जानना आपके लिए जरूरी है। बात सबसे पहले आंध्र प्रदेश की कर लेते हैं, जहां विजयनगरम के कुलेरी स्टेशन के पास हीराखंड एक्सप्रेस ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये जगह ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। नक्सल प्रभावित इस इलाके में ये घटना शनिवार की देर रात करीब 11:20 पर घटी और इस हादसे में अब तक कम से कम 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं बड़ी तादाद में यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। डिब्बों के अंदर लोगों के फंसे होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। पटरी से उतरने वाले डिब्बे में इंजन के अलावा एक लगेज बैग, 2 जनरल बोगी, 2 स्लीपर डिब्बे और एक थर्ड एसी और एक सेकंड एसी के डिब्बे शामिल हैं। सूचना के मुताबिक ये ट्रेन शाम 3 बजे जगदलपुर से राजधानी भुवनेश्वर के लिए निकली थी और इस ट्रेन पर ज्यादातर यात्री बस्तर, जयपुर, कोरापुट यहां के बताए जा रहे हैं और घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम जारी है। रेल मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कुल 4 राहत वैन घटनास्थल पर भेजे गए हैं और अभी प्राथमिकता घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने की है। राहत और बचाव का काम जारी है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु हालात पर खुद नजर बनाए हुए हैं। रेल मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश के कोनेरू स्टेशन जो विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ जो 18448 जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस की जो दुर्घटना हुई है उस पर अपडेट ये है कि इसमें 23 लोगों के मारे जाने की अभी तक पुष्टि हुई है और 36 लोगों को घायल होने की खबर है। घायलों को रायगढ़ के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। वहां पर पूरी तरह से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हमारी मेडिकल ट्रेन जो पहुंची हुई है वो विक्टिम्स को अटेंड कर रही है। और अब बात 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। देखते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें। और बात यूपी के सियासत की। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में गठबंधन आ गया है और अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में अलग अलग चुनाव लड़ेगी। वहीं आज सीएम अखिलेश समाजवादी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर आज 11 बजे चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। संभावना यह है कि मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि वरिष्ठ नेताओं के टिकट कटने से मुलायम थोड़ा नाराज जरूर हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने बीती शाम मुलायम सिंह से मुलाकात कर इसकी वजह बताने की कोशिश की। अब देखना होगा कि अखिलेश के मनाने के बाद मुलायम सिंह यादव घोषणा पत्र जारी करने के वक्त मौजूद रहेंगे या नहीं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार ने 2012 में किए सभी वादे पहले से निभाए हैं और इस पार्टी का कहना है कि अब 2017 के चुनाव घोषणा पत्र में यूपी को नंबर 1 बनाने पर फोकस किया जाएगा और प्रदेश को सड़क, परिवहन, शिक्षा, आईटी, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्र में अव्वल बनाया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार के घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी बीजेपी से टक्कर लेने के लिए विकास के मुद्दे के साथ ही महिलाओं, बच्चों और रोजगार से जुड़े नए मुद्दों को भी इस बार चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। छात्रों को लैपटॉप, स्मार्टफोन वितरण, किसान बीमा, वृद्धा पेंशन योजना, कन्या विद्याधन के अलावा गरीब कन्याओं के विवाह के लिए जो योजना अखिलेश सरकार ने चलाई थी वे सब इस चुनावी घोषणा पत्र में जस के तस रहेंगी। समाजवादी पार्टी पर गुंडाराज का ठप्पा लगा हुआ है। इस छवि को सुधारने के लिए अखिलेश यादव सुरक्षा के मुद्दे पर भी अहम घोषणाएं कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, अगर समाजवादी पार्टी के हालिया दिनों की कवायदों को देखें, कई तरह के विवादों में फंसी रही, पारिवारिक विवाद लंबे समय तक चला, किस तरह से गठबंधन किया जाए उस पर भी अब लगभग मामला शांत हो गया है। अब पार्टी के सामने किस तरह की चुनौतियां और क्या योजनाएं? देखिए अरविंद, चुनौती की बात करें तो वो भरमार है। चुनौती बहुत सारी है अखिलेश यादव के सामने। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो सरकार को दोबारा रिपीट करें
2017 में, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जो पार्टी का कुनबा है उसको समेट कर रखे। अंबिका चौधरी जैसे गए, जैसे बेनी प्रसाद वर्मा नाराज चल रहे हैं, रामपाल यादव सीतापुर के जो विश्वा विधायक थे वो लोकदल में शामिल हो गए हैं, और जाने की बात सामने आ रही है जो कि मुलायम कोटे के थे, जैसे शादाब फातिमा है, गजारा लारी है, नाशी खान है, इन लोग के जाने की जो बात कही जा रही है, लोकदल में जो बात कही जा रही है उसको कैसे रोक पाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कल बेनी प्रसाद वर्मा को मनाने के लिए वाया मुलायम सिंह यादव ने बेनी को अप्रोच किया था, लेकिन बेनी ने बात करने से मना कर दिया था। बेनी का ये पुराना अंदाज है, जब मुलायम सिंह यादव पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे तो उस दौरान भी अगर वो नाराज हो जाते थे तो बड़ी मुश्किल से मानते थे, लेकिन मुलायम मना लिया करते थे। लेकिन अब दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि किस तरीके से उनको मनाया जाए। अगर राकेश वर्मा ने जैसे मना कर दिया था, क्योंकि उनकी सीट बदल दी गई थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर वो नहीं चुनाव लड़ते हैं या फिर अगर रामनगर से निर्दलीय आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी दिक्कतों का सामना समाजवादी पार्टी को करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो किसी और पार्टी यानी कि अगर लोकदल जो जिसका रास्ता खुल चुका है, जो नाराज विधायक है, नाराज इस तरह की तमाम कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना जरूरी है और पार्टी उस हिसाब से आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर घोषणा पत्र की अगर बात करें, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या वो जारी हो सकता है, उसकी क्या टाइमिंग? देखिए, घोषणा पत्र आज 11 बजे जारी होगा पार्टी कार्यालय में। अखिलेश यादव वहां मौजूद रहेंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, और कहा यह भी जा रहा है जो इस पर शेड्यूल है कि मुलायम सिंह यादव जो मुख्य संरक्षक हैं पार्टी के, वो घोषणा पत्र को जारी करेंगे अखिलेश यादव की मौजूदगी में। लेकिन इस बात पर संशय लगातार लग रहा है कि क्या वहां पर मुलायम सिंह यादव आज 11 बजे पार्टी कार्यालय में आएंगे, क्योंकि जब से सिंबल अखिलेश को मिला है उसके बाद से उन्होंने पार्टी कार्यालय का रुख नहीं किया है। तो एक बड़ी दिक्कत, अगर आज मुलायम सिंह यादव नहीं आते हैं घोषणा पत्र जारी करने में, जारी करने कार्यक्रम में, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी दिक्कतों का सामना, एक बड़ा दिक्कत सामने आएगी अखिलेश यादव को, जो क्लियर मैसेज होगी कि जो वालिद हैं और जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो नाराज चल रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने दूरी बना रखी है। दूसरी अगर हम बात करें कि आज अखिलेश यादव जो मैनिफेस्टो जारी करेंगे वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, लोक लुभावन होना लाजमी है, लेकिन उसमें क्या होगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की तर्ज पर 3 और एक्सप्रेसवे हो सकते हैं, लैपटॉप के साथ स्मार्टफोन मिल सकती है, जो अम्मा की कैंटीन थी तमिलनाडु में उसकी तर्ज पर समाजवादी कैंटीन हो सकती है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, और बेरोजगारी भत्ता को किस तरीके से और जोड़ेंगे, ये सब तमाम बातें देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे अहम बात है, आज घोषणा पत्र से ज्यादा उसमें कंटेंट क्या होगा, उससे ज्यादा इस बात पर लोग की नजरें टिकी हुई हैं कि क्या मुलायम सिंह यादव आज 11 बजे पार्टी कार्यालय में होंगे, क्या मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव आज मंच साझा करेंगे, क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है और अगर वो साझा करते हैं तो थोड़ी बहुत राहत अखिलेश यादव को जरूर मिलेगी। ये माना जाएगा कम से कम वालिद को मनाने में राजी हुए, और साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि जब मंच होगा वहां पर कौन कौन बैठे नजर आते हैं, वो कौन से ऐसे बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के, जो पुरानी समाजवादी पार्टी में उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें कौन से बड़े चेहरे आज मंच साझा करते हैं, और जो युवा, जो नया समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में है, उसके जो चेहरे हैं वो कौन से वहां पर बैठते हैं। आप एक नाम राजेंद्र चौधरी का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अंबिका चौधरी हुआ करते थे लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी में जा चुके हैं, क्या आजम खान भी मौजूद रहेंगे, क्या मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्या हो सकता है, इस बात में चर्चा हो रही है। और ताज्जुब की बात यह है कि आज घोषणा पत्र पार्टी का आना है, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या मुलायम सिंह यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे या फिर मौजूद नहीं रहेंगे। अरविंद, बिल्कुल खुरम, जाहिर सी बात है कि जिस तरह की कवायद इस बीच में उठापटक पार्टी के बीच में रही है और अब जो है मुलायम सिंह यादव को अगर एक तरह से किनार करे तो अखिलेश यादव अपने तरीके से जो है पार्टी को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो घोषणा पत्र जारी होगा और जिस तरह की कवायद रही है उसमें मुलायम सिंह यादव साथ हैं या नहीं, ये काफी कुछ निर्भर करेगा आज वो शामिल होते या नहीं। खुरम, आप बने रहिए हमारे साथ, और भी खबरों पर हम आपसे अपडेट लेंगे। तो यहाँ पार्टी को अगर देखा जाए तो तमाम तरह के उतार चढ़ाव के बीच अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात करें तो यूपी में समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया और इसमें एक कोषाध्यक्ष सहित 57 लोगों को शामिल किया गया है। और इन 57 लोगों में राजकुमार मिश्र को यूपी में पार्टी का कोषाध्यक्ष, 23 लोगों को सचिव और अन्य लोगों को सदस्य बनाया गया है। इस पत्र को यूपी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जारी किया है।
और इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ खुर्रम हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, जिस तरह से राज्य कार्यकारिणी का पुनर्गठन हुआ है और जो भी नाम इसमें शामिल किए गए हैं, क्या वो एक बैलेंस तरीके से और बेहतर पार्टी के लिए और आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर परिणाम की संकेत मिल रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल अरविंद, जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नरेश उत्तम पटेल, उनके सामने बड़ी चुनौती ये थी कि जो राज्य कार्यकारिणी की जो गठन वो करें, उसमें पूरी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग दिखाई दे, उसमें वो लोग भी हों जो पार्टी के हित में लगातार काम करते आ रहे हैं, उसमें वो लोग भी हों, नए चेहरे भी हों जो पार्टी को नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करें। तो इन सब का समन्वय बैठाना था नरेश उत्तम पटेल को, और साथ में अखिलेश यादव भी उसमें अपनी राय मशवरा जरूर देते थे। लेकिन जो बात सामने आ रही है, जो राज्य कार्यकारिणी है, उसमें कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जिसको नया ऐड किया हो। मतलब पुराने नाम जितने हैं उसको कंटिन्यू किया, लेकिन पुराने ऐसा भी नाम कोई बाहर नहीं किया जो चौंकाने वाली बात हो। यानी कि एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब कार्यकारिणी की बैठक, यानी कि पार्टी के इंटरनल मामले की हम बात करें, तो वहाँ इस बात का ख्याल जरूर रखा गया है कि कम से कम वहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिस तरीके से जो टिकट बांटे जा रहे हैं उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, दो फ्रंट एक साथ ना खुले, इस बात का ख्याल रखा गया है। लेकिन जो कार्यकारिणी है, उसका गठन हुआ है, जो नई राज्य कार्यकारिणी है, वो ठीक चुनाव से पहले हुई है, यूं कह लीजिए चुनावी समर के दौरान हुई है। और अब देखना यही होगा जो कार्यकारिणी जिनको लाया गया उनका जमीन पर कितना ज्यादा काम किया उन्होंने और जमीन पर उनका कितना समर्थन मिला हुआ है। क्योंकि जो कार्यकारिणी होती है वो दो तरफ से काम करती है। एक तरफ से वो ये काम करती है कि पार्टी का संदेश आम जनता तक पहुंचाती है, कार्यकर्ता को एकजुट करती है और पार्टी को बेहतर तरीके से ऑपरेट करती है और नए आइडियाज लेकर आती है ताकि पार्टी के सामने कोई बड़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन पार्टी जब खुद एक बड़े संकट से गुजर रही है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि ये लोग वो हैं जो समाजवादी विचारधारा को समझते जरूर हैं, लेकिन उसको कितना अपना पाए हैं ये अब देखने वाली बात होगी। साथ में ये भी देखने वाली बात है अरविंद की जिस तरीके से कार्यकारिणी को ऐन चुनाव के वक्त गठन किया गया है, तो वो किस तरीके से आम जनता के बीच में जाते हैं, पार्टी का क्या मैसेज लेकर जाते हैं। क्योंकि इस वक्त दो विचारधाराएं चली, एक युवा विचारधारा चली और एक पुरानी समाजवादी विचारधारा जो कि कई सालों से मुलायम के साथ चलती आ रही थी, वो चली थी। साथ में ये भी देखने वाली बात होगी जो नए चेहरे आए हैं वो अपने को कैसे प्रूव करते हैं, और यही वजह है कि चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, दोनों की स्टेक है, दोनों का स्टेक इस वक्त लगा हुआ है कि किस तरह कसौटी पर कसता है। और अब देखना ये होगा कि जो नई कार्यकारिणी है वो जब पहली बैठक होती है अपने एजेंडा क्या लेकर आती है। साथ में ये भी देखने वाली बात होगी कि जो नए सदस्य आए हैं वो किस तरीके से चुनाव में अपना योगदान करते हैं, अपने मैसेज को किस तरीके से, जो पार्टी का मैसेज है, जो अभी सरकार चल रही 2012-17 के बीच की जो सरकार थी अखिलेश यादव की सरकार, उसके कामकाज को किस तरीके से जनता के बीच में ले जाते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल खुर्रम, जिस तरह से पार्टी जिन चीज़ों से अभी गुजरी है, एक चुनौती बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है और किस तरह से इन सबसे निपटा जाता है वो बिल्कुल देखने वाली बात होगी। खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बात नहीं बनी, दोनों पार्टियां अब उत्तर प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। शनिवार को गठबंधन पर बातचीत टूट गई और खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने पहले दो दौरे के चुनाव के लिए 140 उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बीजेपी को रोकने के नाम पर अपने तरकश में तीर भरने की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोशिशों पर कोई नतीजा नहीं निकला है। सीटों के बंटवारे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच भी लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में अपनी लिस्ट जारी करने का फैसला लिया गया। हमारी तैयारी पूरी 403 सीटों पर भी विधानसभा पर थी, मगर गठबंधन की एक मर्यादा होती है। मगर समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से हदगर्दी देखने को मिली, निश्चित तौर पर हम 403 उत्तर प्रदेश पर लड़ने जा रहे हैं और हम शीर्ष नेतृत्व का भी इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही थी और माना जा रहा था कि अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद दोनों दलों में चुनावी गठबंधन हो जाएगा। लेकिन मामला सीटों पर आकर अटका और अटका ही रह गया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जब तक सपा का नाम और साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं मिला था, तब तक अखिलेश ने कांग्रेस को 142 सीटें दे रखी थी। अखिलेश ने यह बात लिखकर कांग्रेस को दी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और साइकिल मिलने के बाद अखिलेश ने मजबूरी बताते हुए 121 सीटें ऑफर की। इसके बाद जब 121 पर कांग्रेस ने हाँ की तो वो 100 पर अटक गए। उनका कहना है कि नेताजी के 38 लोगों को एडजस्ट करना है। बताया जाता है कि कांग्रेस 110 सीटों पर भी मान गई थी, लेकिन तब अखिलेश ने कहा कि कुछ पुराने और आजम खान सरीखे नेताओं की सीट की मांग आ गई है। मेरी पार्टी का कई लोग पार्टी छोड़ रहे हैं,
इसीलिए मैं 100 से ज्यादा नहीं दे पा रहा। कांग्रेस आलाकमान अखिलेश के इस बदलते रुख से नाराज और हैरान है। चुनाव समिति की बैठक के बाद बाहर निकले गुलाम नबी आजाद ने गठबंधन के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर बताया कि बैठक में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया गया। उधर समाजवादी पार्टी का कहना है कि वह कांग्रेस को 100 सीटें देने को तैयार है। अखिलेश यादव जी ने हमेशा ये बात कही कि हम अपने दम पे सरकार बना रहे हैं, लेकिन अगर फिरकापरस्त ताकतों को रोकने के लिए, कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए कांग्रेस हमारे साथ आती है तो हम 250 पे पार हैं, लेकिन हम 300 सीट पार करते हैं। दरअसल एक तो चुनाव की मांग ज्यादा थी, दूसरे ये ऐसी जगहों से टिकट मांगे गए थे जहां संभव नहीं था। सिटिंग एमएलएस को हम कैसे काट देते, या जहां चौथे या 5वें नंबर पर पार्टी कांग्रेस पार्टी थी वहां कैसे दिए जा सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे थे जिनके मुंह बोले शौहर हैं, उनके लिए कैसे सीटें छोड़ दी जाती। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में मुकाबला चारकोणीय हो गया है। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस, फिर आरएलडी भी अकेले चुनाव लड़ रही है, जिसकी पैठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या किसी एक पार्टी को बहुमत मिलेगा, या क्या कोई पार्टी किंग मेकर की भूमिका में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो यूपी में राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर बीएसपी का दामन थाम लिया है। अंबिका चौधरी मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के करीबी रहे हैं और समाजवादी पार्टी की लिस्ट में 20 और मौजूदा विधायकों के नाम नहीं हैं और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और असंतुष्ट नेता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। दूसरी ओर ये भी सवाल उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लिस्ट में जहां कई दागियों को टिकट बांटे गए हैं, वहीं परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया गया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दागियों और बाहुबलियों से दूर रहने के दावे क्या खोखले थे। अखिलेश यादव की ओर से जारी की गई यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की 208 प्रत्याशियों के लिस्ट का असर शनिवार को देखने को मिला, जब मुलायम सिंह यादव के करीबी और पिछले 24 सालों से पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता अंबिका चौधरी ने टिकट कट जाने से नाराज होकर बीएसपी का दामन थाम लिया। मैं समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और उससे संबंधित सभी पदों से मैंने इस्तीफा दे दिया है और अब मैं पूरी तौर पर समर्पित होकर बहुजन समाज पार्टी के साथ आगे की राजनीति में जो भी दिशा निर्देश माननीय बहन जी का और पार्टी का होगा, उसके अधीन काम करने के लिए अपने को समर्पित करता हूं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मीडिया के समक्ष अंबिका चौधरी का अपनी पार्टी में स्वागत किया और मौके पर ही उन्हें उनकी पारंपरिक बलिया सीट से टिकट देने का ऐलान कर दिया। बलिया जिले की इनकी पुरानी सीट से ही इनको पार्टी द्वारा विधानसभा का आम चुनाव भी लड़ाया जाएगा। जानकारों की माने तो समाजवादी पार्टी को अभी ऐसे कई और झटके लग सकते हैं। मुलायम और शिवपाल के करीबी दूसरी पार्टियों का दामन थाम सकते हैं। वैसे समाजवादी पार्टी की ओर से जारी पहली और दूसरी लिस्ट में मौजूदा 20 विधायकों का पत्ता साफ हो चुका है। ये सभी विधायक शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। इसमें इटावा से रघुराज शाक्य, बिदुना से प्रमोद गुप्ता, एटा से आशीष यादव, पटियाली से नजीबा जीनत खान, जसराना से रामवीर यादव और शिकोहाबाद से ओम प्रकाश वर्मा प्रमुख हैं, जिनका टिकट कट गया है और इनमें से कई दूसरे दलों का रुख कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को अपनी ओर से उनको शुभकामनाएं। उनकी भी विधानसभा में हम लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। उनके व्यवहार पे, उनकी ईमानदारी पे, उनकी सोच पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, न तो समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी करनी है। वैसे देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल के विलय को लेकर शुरू हुआ अखिलेश का विरोध ऐसा बढ़ा कि पार्टी में दो फाड़ की नौबत आ गई। अखिलेश ने दागियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने बाहुबली अंसारी बंधुओं और अतीक अहमद से दूरी बनाए रखी। लेकिन शुक्रवार को जारी समाजवादी पार्टी की लिस्ट में हत्या और बलात्कार के आरोपियों के नाम हैं, जो कहीं न कहीं अखिलेश यादव के कई दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के आरोपी विजय सिंह को फर्रुखाबाद से टिकट दिया है। इसी तरह अपहरण और बलात्कार के आरोपी आनंद सेन को बीकापुर से, बलात्कार के आरोपी मनोज पारस को नगीना से, एनआरएचएम घोटाले में जेल जा चुके मुकेश श्रीवास्तव को प्रयागपुर से और बाहुबली अभय सिंह को गोसाईगंज से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है।
इस तरह परिवारवाद को बढ़ावा देते हुए समाजवादी पार्टी ने आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दिया है, जबकि नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल हरदोई में सपा प्रत्याशी हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी ने विधायक नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन, मंत्री यासर शाह और उनकी मां रुआब सईद और रामगोपाल राजवंशी और उनके बेटे मनोज कुमार राजवंशी को टिकट दिया है। वैसे समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को भी बहराइच के कैसरगंज से टिकट दिया है, लेकिन बेनी प्रसाद अपने बेटे के लिए बाराबंकी की रामनगर सीट से टिकट मांग रहे थे, जिसके चलते वो नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि जनता केंद्र की नीतियों के खिलाफ है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था ठप है। मायावती ने कहा कि यूपी में अब तक 500 दंगे हुए हैं। मुलायम सिंह पुत्र मोह का नाटक कर रहे हैं और नाटक से वो अखिलेश के दाग धोना चाहते हैं। शिवपाल यादव को बलि का बकरा बनाया गया। शिवपाल मुलायम के पुत्र मोह के शिकार हुए और वो एक सीट पर सिमट कर रह गए हैं। सपा सरकार में पूरे प्रदेश भर में हर तरफ व हर स्तर पर असुरक्षा व आतंक का माहौल हावी रहा है। श्री मुलायम सिंह यादव यहां अपने पुत्र मोह के कारण पिछले कुछ महीनों से किस्म किस्म की नाटकबाजी आदि लगातार करते रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सगे भाई शिवपाल यादव तक को भी बलि का बकरा बना दिया है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है और इसी क्रम में बीजेपी ने भी यूपी चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। और इस लिस्ट में जहां पूर्वांचल के हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ को जगह दी गई है, तो वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लिस्ट से बाहर रखा गया है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पूर्वांचल में खासी पकड़ रखने वाले फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को जगह दी गई है, तो वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लिस्ट से बाहर रखा गया। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को भी शामिल किया गया है, जबकि वरुण गांधी और विनय कटियार जैसे नेता इस बार स्टार प्रचारक नहीं होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बार पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए यूपी में 12 रैलियां कर सकते हैं। बीजेपी ने जो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी, अरुण जेटली, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्र और उमा भारती के नाम हैं। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नहीं हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी स्टार प्रचारक नहीं होंगे, लेकिन उनकी मां और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी स्टार प्रचारक होंगी। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम चौंकाने वाला है। पश्चिम यूपी पर नजर गड़ाएं तो बीजेपी ने संजीव बालियान और हुक्म सिंह को स्टार प्रचारक बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। स्टार प्रचारकों की बीजेपी के लिस्ट में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं है, जबकि योगी आदित्यनाथ और संजीव बालियान जैसे नाम इसमें शामिल हैं। बीजेपी की इस लिस्ट पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। जैसे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, पार्टी का विकास किया, उनका तो विनाश कर दिया गया। और जो विनाशी नाम है, जो विनाश करते आए हैं, जिसमें संजीव बालियान है, योगी आदित्यनाथ है, उनको अगर आज स्टार प्रचारक रखा जा रहा है तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कि योगी आदित्यनाथ जो है वो विकास का चेहरा जो है भाजपा का बन गए हैं, क्योंकि उनका नाम जरूर उस लिस्ट में है। और आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का तो इतना योगदान मैं समझता हूं विकास के लिए रहा नहीं है। तो भाजपा किस विकास पे चल रही है, जनता के सामने आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है।
और खुर्रम निज़ामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव हमारे संवाददाता। खुर्रम, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, बीजेपी की कवायद और कोशिशों को देखा जाए, यहाँ जिस तरह से जो ये लिस्ट जारी की गई है स्टार प्रचारकों की, इसमें जिन लोगों को शामिल किया गया है और कुछ लोगों को बाहर किया गया है, इससे क्या संकेत मिल रहा है? किस रणनीति के आधार पर बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव में कदम रखना चाह रही है? देखिए, अरविंद, स्टार प्रचारकों की भूमिका बेहद अहम होती चुनावी मंजर में, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने यानी कि जोशी हुए, अडवाणी हुए, उनको दरकिनार कर दिया, वरुण गांधी को किनारे किया है, ये साफ बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आगे चली है। मौर्य का नाम चौंकाता जरूर है, लेकिन एक बात इसलिए भी मानी जा सकती है कि मौर्य को टिकट को लेकर के जो बीच में बात चल रही थी कि मौर्य कांग्रेस जा सकते हैं, बीच में अफवाह उड़ी थी, ये बात उठ रही थी, शायद उस पर विराम लगाने के लिए किया गया है और ये बताने के लिए किया गया है कि अगर आप बाहर से हैवीवेट कोई पार्टी में शामिल होता है तो उसको भी तरजीह दी जाएगी। केशव मौर्य, माफ करिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य को स्टार प्रचारक में शामिल करके उन्होंने एक मैसेज फ्लोट किया है और उन लोगों के लिए, उन विधायकों के लिए और उन मजबूत कार्यकर्ताओं के लिए जो कि भारतीय जनता पार्टी का रुख करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि आखिर उनका रोल क्या होगा। तो यानी कि आप बाहर से आइए, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। अगर हम जोशी और अडवाणी की बात करें तो बिल्कुल किनारे हो चुके हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शक बन के रह गए हैं, उसके अलावा उनका ज़्यादा कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर हम बालियान की बात करें और बालियान की हम बात करें, वेस्टर्न यूपी में बालियान वो शख्स है जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी हमेशा हमलावर रही है। उनका कहना है कि ये वो शख्स है जिसने मुजफ्फरनगर राइट में जिनका अहम रोल था। अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पूर्वांचल में उनका बड़ा होल्ड है और पूर्वांचल जो पूरी बेल्ट पूरी एक बड़ा तबका जो है योगी आदित्यनाथ को बड़े गौर से, बड़े संजीदगी से सुनता है, समझता है, जो कहते हैं उस पर वो चलने की कोशिश भी करता है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से जो, और अगर आप गौर करिए, उमा भारती हैं, आप अगर ये स्मृति ईरानी है, राजनाथ सिंह है, कलराज मिश्रा, खुद मोदी, ये सब लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और मंत्री हैं। पीएम मोदी की बात करें तो ऑब्वियस चॉइस थी कि वो स्टार प्रचारक थे, वो फेस ऑफ द पार्टी हैं इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन जिस तरीके से राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, उमा भारती, स्मृति ईरानी, ये वो लोग हैं जिनका कनेक्शन सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से है। स्मृति ईरानी की बात करें तो उन्होंने चुनाव लड़ा था रायबरेली में, तो जाहिर सी बात है उनको एक बार फिर एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। हम दूसरी बात करें, यहाँ पर हम दूसरी अहम बात करें तो जो मंत्री हैं यहाँ यूपी कोटे से, अधिकतर जिनका होल्ड है, जिनका प्रदेश की राजनीति में असर था, उन सबको बनाया गया है स्टार प्रचारक, ताकि जब वो यहाँ बोलें तो जनता पार्टी से कनेक्ट कर सके। बिल्कुल, और जो तो जनता नए लोगों रैली में को यहाँ पर जो है मौका दिया गया और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि चुनाव के लिए कौन लोग फायदेमंद हो सकते हैं, भले उनके साथ कुछ विवाद भले ही जुड़ा रहा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो राजनेताओं के चुनावी हलफनामे और शैक्षिक योग्यता को लेकर विवाद की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं है। इस विवाद में देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के बाद फूलपुर से बीजेपी सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य पर साल 2007 के चुनावी हलफनामे और साल 2014 के चुनावी हलफनामे में ग्रेजुएशन उत्तीर्ण करने के साल अलग अलग बताने के आरोप लगे हैं। शिकायतकर्ता ने केशव प्रसाद मौर्य के शैक्षिक प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष से केशव प्रसाद मौर्य की सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है। पूर्व लोकसभा से इन्होंने डिग्री कुछ इस प्रकार दिखाया था कि बीए उत्तीर्ण हिंदी साहित्य सम्मेलन से 1997 में, एक साल इन्होंने कम करके दिखाया और हिंदी साहित्य सम्मेलन की बीए उत्तीर्ण की डिग्री देने का कोई अधिकार नहीं और ना कि हिंदी साहित्य सम्मेलन इस बात की हामी भरी कि हमने ये डिग्री दिया है। हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का 2010 में जजमेंट आया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दी गई तमाम डिग्रियां अवैध एवं फर्जी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए और इनकी डिग्री की जांच होनी चाहिए। इस संदर्भ में हम लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष को, चुनाव आयोग नई दिल्ली और चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश को पत्र लिख करके इनकी डिग्री की जांच करने की मांग किया और इनकी लोकसभा संसदीय क्षेत्र को निरस्त और इनको बर्खास्त किए जाने की मांग किया। उधर चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को उनकी रिश्वत संबंधी टिप्पणी के लिए कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन जारी रखते हैं तो उनकी पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आम आदमी पार्टी की मान्यता को निलंबित या खत्म करने की कार्रवाई भी शामिल है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई। चुनाव आयोग ने कहा
कि केजरीवाल आगे से अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में संयम बरते। आयोग ने कहा कि अगर भविष्य में चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो आयोग इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर एक्ट के पैरा 16 के तहत केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। पैरा 16 के तहत चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की दशा में किसी पार्टी की मान्यता को खत्म या निलंबित कर सके। चुनाव आयोग ने 16 जनवरी को अरविंद केजरीवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसी महीने अरविंद केजरीवाल ने गोवा में एक चुनावी रैली के दौरान लोगों से अपील की थी कि वो कांग्रेस और बीजेपी से पैसे ले मगर वोट आम आदमी पार्टी को दें। उन्होंने लोगों से कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग उन्हें पैसे देने आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मेरे खिलाफ चुनाव आयोग का फैसला पूरी तरह गलत है। निचली अदालत ने मेरे पक्ष में फैसला दिया था। चुनाव आयोग ने अदालत के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। आयोग के इस फैसले को अदालत में चुनौती दूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। इससे पहले केजरीवाल दिल्ली चुनाव के दौरान भी ऐसा बयान दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बदहाल होती कानून व्यवस्था की। अलीगढ़ के टप्पल में देर रात 3 बजे के करीब हथियारों से लैस बदमाशों ने एक बस में घुसकर फायरिंग की, लूटपाट की। इस बस में सवार APN कार्यरत हमारे सहयोगी रजत मिश्रा भी बदमाशों के कहर का शिकार बने। बदमाशों ने उनसे मारपीट करने के बाद उनके पास मौजूद 8,000 रुपए और सामान लूट लिए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने बस में सवार 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया और इस दौरान जांच के लिए पहुंचे यूपी पुलिस ने एक SI को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और फिलहाल SI की हालत नाजुक बनी हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, इसका एक उदाहरण। बस में घुसकर खुलेआम इस तरह से लूटपाट की गई। रात 3 बजे हथियारों से लैस बदमाशों ने इस बस में घुसे और फायरिंग की और हमारे APN कार्यरत सहयोगी रजत मिश्रा भी इन बदमाशों के कहर के शिकार बने। उधर लखनऊ में युवक युवतियों का शराब पीकर गाड़ी चलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों पहले हजरतगंज इलाके में रईसजादों ने शराब के नशे में 5 मजदूरों की जान ले ली थी। एक बार फिर शनिवार को लखनऊ में ही नशे में धुत युवती का हंगामा देखने को मिला। यहाँ के हजरतगंज के सिकंदराबाग चौराहे पर काली फिल्म लगी एक लग्जरी कार वाहन चेकिंग कर रहे दरोगा ने रोका तो युवती ने दरोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी देनी शुरू कर दी और TSI का मोबाइल लेकर भागने लगी। इस बीच कुछ NGO की वीरांगनाओं ने हंगामा कर रही युवती को रोकने की कोशिश की तो शराब के नशे में धुत युवती ने लड़कियों पर कार चढ़ाते हुए भागने का प्रयास किया। सरेआम इस घटना में युवती घायल भी हुई। कड़ी मुशक्कत के बाद हंगामा कर रही महिला को हजरतगंज कोतवाली लाया गया और यहाँ भी उसने खूब हंगामा किया और इस बीच NGO की वीरांगनाओं से हंगामा कर रही महिला ने जमकर धक्का मुक्की की। मामले में हैरानी की बात यह रही कि पौष कोतवाली में हंगामा करती रही ये महिला और पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही। और उधर बात तमिलनाडु के जल्लीकट्टू विवाद की, जहां पर राज्य सरकार के अध्यादेश के बाद तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन का रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने आज इस आयोजन को हरी झंडी वो दिखाएंगे। जल्लीकट्टू के समर्थन में पूरे तमिलनाडु में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री O पन्नीरसेल्वम ने रविवार को पूरे राज्य में इस खेल का आयोजन करने का ऐलान किया। पन्नीरसेल्वम मदुरै में जल्लीकट्टू का शुभारंभ करेंगे, जबकि राज्य के बाकी मंत्री अपने यहाँ के जिलों में इस खेल का उद्घाटन करेंगे। पन्नीरसेल्वम ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल विद्यासागर राव ने अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने तमिलनाडु की जनता और सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सारा सब कुछ, सारी अनुमति मिल चुकी है और सारे नियमों के अंतर्गत उसका अब आयोजन होना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए और वो होगा। मुझे लगता है उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सांडों को काबू करने के खेल जल्लीकट्टू पर रोक के विरोध में चेन्नई के मरीना बीच पर लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने भी जल्लीकट्टू का समर्थन किया है। AIADMK प्रमुख शशिकला नटराजन ने भी अध्यादेश और जल्लीकट्टू का समर्थन करने पर केंद्र को धन्यवाद दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ही जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था और पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका भी रद्द कर दी थी। शीर्ष न्यायालय ने इस संबंध में दाखिल एक अन्य याचिका को 12 जनवरी को खारिज कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सर्वोच्च अदालत केंद्र सरकार की अपील पर एक हफ्ते तक कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करने पर सहमत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और तो जम्मू कश्मीर में गलती से LOC क्रॉस करने वाले भारतीय जवान चंदू बाबूलाल चौहान को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। पाकिस्तान ने चंदू को बाघा बॉर्डर पर भारत को सौंपा और इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने जवान का मेडिकल चेकअप किया। POK में भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ घंटे बाद 29 सितंबर को चंदू चौहान गलती से LOC पार कर पाक सीमा में चला गया था और पाक रेंजर्स ने उसे मानकोट के पश्चिम में उन्हें अपने कब्जे में लिया था। पिछले साल सितंबर में गलती से रास्ता भूलकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंचे सेना के जवान चंदू बाबूलाल चौहान को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया। पाकिस्तान ने सभी जांच के बाद चंदू को बेदाग पाते हुए उसे भारत वापस भेजने का फैसला लिया। चंदू को वाघा बॉर्डर पर भारत को सौंपा गया। इसको लौटाने के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा था और इतना सारा प्रेशर पड़ने से पाकिस्तान को काफी बदनामी झेलनी पड़ रही थी। तो इसी कारण से शायद हो सकता है उसको लौटा दिया है, क्योंकि वहां पे कोई उसकी यूटिलिटी अब पाकिस्तान में नहीं रही। 29 सितंबर को LOC के पार भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ घंटे बाद जवान चंदू गलती से पाकिस्तानी सीमा के पार चला गया था। घटना के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तानी DGMO को इसकी जानकारी दी थी। हम बहुत खुश है कि सिपाही चंदू चौहान 37 राष्ट्रीय राइफल्स को पाकिस्तान ने रिलीज कर दिया और ये बहुत अच्छा कदम पाकिस्तान ने उठाया है। इसी तरह कमांडर कुलभूषण जाधव इन्हें भी वो रिलीज कर दे, इसकी हम मांग करेंगे। मैं सबसे पहला तो भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ। जो DGMO लेवल पर जो बात हुई है उसका भी मैं शुक्रगुजार रहूंगा और इंडियन आर्मी के मैं भी एक सोल्जर हूँ, तो उन्होंने जो प्रयास किए है उसका भी लास्ट तक मैं भूलूंगा नहीं है और मैं जो मेरी ड्यूटी है और ईमानदारी से और जब तक मेरी साथ चलती रहेंगे तो अपने देश के लिए मेरी ड्यूटी कुर्बान रहेगी। शुरुआत में पाकिस्तान ने किसी भारतीय जवान की सीमा पार आने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने माना कि भारत का एक जवान गलती से सीमा पार गया था। 37 राष्ट्रीय राइफल्स के जवान की घर वापसी के लिए भारत ने DGMO स्तर पर पाकिस्तान से 20 से ज्यादा बार बातचीत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सत्ताधारी गठबंधन के सहयोगी दल BJP और शिवसेना के बीच मुंबई निकाय चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध दिख रहा अभी भी। और शिवसेना के अनिल देसाई और मुंबई BJP प्रमुख आशीष शेलार ने बातचीत के बाद कहा कि दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के सीट बंटवारे के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है। BJP कुल 227 सीटों में से 114 सीटें चाहती है, जबकि शिवसेना अपनी साझेदार पार्टी को मात्र 60 सीटें देना चाहती है। दोनों नेताओं ने कहा है कि गठबंधन पर अब निर्णय उच्चतम स्तर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा किया जाएगा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई में मौजूद हमारी संवाददाता ज्योति शर्मा ने बात की, उनके पास चलते हैं। जी ज्योति। जी, दरअसल कल दोनों ही पार्टियों के बीच देर रात तक मैराथन बैठक चली, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। जहां BJP 114 सीटों की मांग कर रही है, वहीं सेना केवल 60 सीटों का प्रस्ताव दे रही है। ऐसे में ये सभी बातें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को बता दी गई है। अब अंतिम फैसला CM देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे लेंगे। वहीं कल सेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने BJP को उनकी जगह दिखाने की बात कहने के साथ ही साथ असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया। यही नहीं, सेना और BJP के गठबंधन को लेकर विपक्ष भी कटाक्ष करने से चूक नहीं रहा है। दरअसल पेच सत्ता का है। दोनों ही पार्टियां सत्ता खोने से डर रही हैं। वहीं दोनों ही पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। वहीं अंदर खाने से यह भी खबर आ रही है कि दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट चुकी हैं। बिल्कुल ज्योति, तो आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बात रखने के लिए। तो उधर भारत और इंग्लैंड के बीच आज मौजूदा वनडे क्रिकेट सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाले इस मैच को जीतकर टीम इंडिया जहां क्लीन स्वीप की कोशिश करेगी, वहीं इंग्लैंड इस मैच को जीतकर शर्मनाक हार टालने की कोशिश करेगा।
सीरीज के पहले दोनों मुकाबले बेहद रोमांचक रहे हैं, जिसमें अपने बल्लेबाजों की बदौलत टीम इंडिया इंग्लैंड को शिकस्त देने में कामयाब रही। कटक में खेले गए मैच के हीरो रहे युवराज सिंह पर एक बार फिर नजर लगी रहेगी। तो मैच पर आज सबकी नजरें हैं। 3-0 से क्लीन स्वीप के लिए आज टीम इंडिया मैदान में उतरेगी। 2-0 से टीम आगे चल रही है और जिस तरह से बेहतरीन शानदार प्रदर्शन युवराज सिंह का रहा, इस बार भी उन पर नजरें रहेगी। आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। बीजेपी ने जारी की यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी, स्मृति ईरानी सहित 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। हिंदुवादी नेता योगी आदित्यनाथ को जगह तो बीजेपी सांसद वरुण गांधी और विनय कटियार लिस्ट से बाहर। लिस्ट में मेनका गांधी और स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम ने सबको चौंकाया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य पर इलाहाबाद के कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने गलत हलफनामा देने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2007 में इलाहाबाद से चुनावी दावेदारी के दौरान मौर्य ने हिंदी साहित्य सम्मेलन से ग्रेजुएशन पास करने का साल 1998 दर्शाया था, जबकि 2014 में फूलपुर से सांसद का चुनाव लड़ने के समय हलफनामे में ग्रेजुएशन पास करने का वर्ष 1997 दिखाया गया था। मुजफ्फरनगर की सदर विधानसभा सीट से बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना सीट से बीजेपी नेता उमर मलिक, बीएसपी के पूर्व सांसद कादर राणा की पत्नी सैयदा बेगम, हथौली से बीएसपी के शिवान सैनी एक निर्दलीय प्रत्याशी और पुरकाजी सीट से बीएसपी प्रत्याशी अनिल कुमार ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बागपत सीट से आरएलडी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना के नामांकन दाखिल में आचार संहिता की जमकर आलोचना की गई और उनके रोड शो में सैकड़ों गाड़ियां शामिल होने के साथ ही दर्जनों घोड़े भी मौजूद रहे और इस दौरान कई घंटों तक दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर जाम लगा रहा। वहीं देर से पहुंचने के कारण करतार बढ़ाना नामांकन तक नहीं भर सके। और एटा की मारहरा विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी शलभ माहेश्वरी ने अपना नामांकन दाखिल किया है और जनता के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों के हितों को लेकर दिखावा करने का आरोप लगाया। बुलंदशहर के गुलावठी कस्बे में एक नुक्कड़ सभा में उन्होंने कुंडा में पुलिस सीओ जियाउल हक की हत्या का मुद्दा उठाया और दादरी के अखलाक की हत्या की चर्चा की। साथ ही बीएसपी राज में कानून व्यवस्था पुख्ता होने का दावा किया। कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुनील शुक्ला ने अपना टिकट काटे जाने के विरोध में समर्थकों का इस्तीफा सौंपा और सुनील के समर्थक लगातार समाजवादी पार्टी प्रत्याशी योगेंद्र कुशवाहा का विरोध करने के साथ पुतला जला रहे थे। और सितारगंज से बीएसपी प्रत्याशी नवतेज ने भारी जनसमूह के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने पर्चा दाखिल करने के लिए अंबेडकर स्कूल से रैली निकाली और रैली में भारी जनसैलाब को लेकर बसपा के कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल उठे। बीएसपी कैंडिडेट नवतेज ने बेरोजगारी को एक मुद्दा मानते हुए युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। रुड़की में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन मेयर यशपाल राणा के समर्थकों ने रोड पर जुलूस निकाला और ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की। नैनीताल से बीजेपी सांसद भगत कोश्यारी और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए यशपाल आर्य की मौजूदगी में आज हल्द्वानी में दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कोश्यारी ने सीएम हरीश रावत पर आरोप लगाया कि जब मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो वो जनता को क्या संभालेंगे।